बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है कि अफ़गानिस्तान को क्यों ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर जो है वो कहा जाता है। क्या वजह है कि आज तक दुनिया की मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स जो हैं, जिसमें यानी कि मेजर पावर्स जिनको कहा जाता था, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, सोवियत यूनियन है, तो ये तमाम जो स्टेट्स हैं या जो मोस्ट पावरफुल स्टेट्स या पावर्स जिनको कहा जाता था वर्ल्ड की मेजर पावर्स, तो ये क्यों आखिर अफ़गानिस्तान के अंदर फेल हुई। तो देखा जाए तो अगर 19th सेंचुरी के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसको दुनिया की मोस्ट पावरफुल एम्पायर कंसिडर किया जाता था, लेकिन जब ब्रिटेन ने इसको कंकर करने की कोशिश की तो आखिरकार उसको 3 मरतबा जो है यहाँ से हार का सामना हुआ और फिर 1919 में आकर ब्रिटेन ने फाइनली तौर पर अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंस दे दी। यानी कि 3 मरतबा हारने के बाद, 3 एंग्लो अफ़गान वार्स के हारने के बाद ब्रिटेन ने इसको आखिरकार इंडिपेंडेंस दे दी अफ़गानिस्तान को। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन आया 1979 में, लेकिन सोवियत यूनियन का असल जो इंटेंशन था वो ये था कि 1979 के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसने कू कर लिया था 1978 के अंदर अफ़गानिस्तान में, यानी कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को गिरा के तो कम्युनिस्ट हामी जो गवर्नमेंट है वो 1979 में अफ़गानिस्तान में आ गई थी। तो सोवियत यूनियन का ये इरादा था कि ये उसको जाकर बैक सपोर्ट प्रोवाइड करे और अफ़गानिस्तान को भी सोवियत यूनियन की तरह का बना दे। तो इसको भी 10 साल लगे सोवियत यूनियन को भी इस चीज़ को समझने के लिए कि अफ़गानिस्तान जो है ये उसके लिए भी एक ग्रेव यार्ड ही बनेगा और आखिरकार वो भी इस जंग को ना जीत सके। इसमें जो एक चीज़ हमें यानी कि याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि यहाँ पर बहुत एक राइवलरी थी, यानी कि 1979 से पहले ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन के दरमियान, यानी कि ये दोनों जो एम्पायर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर एम्पायर्स थी। लेकिन जब दोनों एम्पायर्स ने अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेड किया तो उस वक़्त ये अपनी पीक के ऊपर थी, यानी कि दोनों की जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, चाहे वो मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक पावर्स हो, वो इनके पीक के ऊपर थी। लेकिन इस अटैक के बाद, अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने के बाद आखिरकार ये दोनों एम्पायर्स ग्रेजुअली तौर पर यानी कि आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट हो गई, मतलब टूट गई, जिसमें ब्रिटेन की भी हमारे सामने एग्जांपल है और उसके बाद सोवियत यूनियन की भी एग्जांपल है, जिसमें 1991 के अंदर जो है ये सोवियत यूनियन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर 11 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड हो गया था, जिसमें रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह के जो ममालिक हैं वो अलग अलग हुए थे। फिर 2001 के अंदर अमेरिका आता है और वो 20 साल की इस लड़ाई को लड़ने के बाद आखिरकार जो बाइडन जो हैं वो फ़ैसला करते हैं कि वो अब यहाँ से विड्रॉ करेंगे और उनके इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है और उनके एक फ़ैसले की वजह से तालिबान को इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है कि वो काबुल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 11 दिन में पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। बाइडन हमेशा अपने इस डिसीजन को डिफेंड करते हुए नज़र आए हैं और आएंगे भी और आते रहे हैं कि उनका जो फ़ैसला है वहाँ से विड्रॉ करने का वो ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका अपने शहरियों को उस सरज़मीन के ऊपर क्यों कत्ल करवाए या क्यों मरने दे कि जिसके लिए अफ़गान ख़ुद बज़ाते ख़ुद जिस जंग में हिस्सा नहीं ले सकते, यानी कि अफ़गान जिस जंग में ख़ुद नहीं लड़े, अमेरिका के लोग उसमें क्यों लड़ेंगे। तो उसके बाद यानी कि रिकॉल करते हुए बाइडन ने यह कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक ग्रेव यार्ड ऑफ दी एम्पायर्स है, यानी कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जो फोर्सेस हैं जिन्होंने भी अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की रीसेंट सेंचुरीज़ में कोशिश की है, आखिरकार उनको इसमें हार का ही सामना जो है वो यानी कि नज़र आया है। अच्छा, अब अगर शुरुआती के ऊपर देखें तो दीज फोर्सेस में हैव सम सक्सेसेस, मतलब अगर हम शुरुआत के ऊपर देखें तो जिन जिन फोर्सेस ने इसके ऊपर हमला किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, इनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कामयाबी है वो उनको मिलती हुई नज़र आई थी, लेकिन आखिरकार फाइनली तौर पर उनको अफ़गानिस्तान से फिर भी निकलना ही पड़ता है। यहाँ पर ये बात नहीं है कि अफ़गान जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं या अफ़गान जो हैं उनके पास मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, बल्कि एक और यानी कि स्कॉलर हैं जिनका नाम है डेविड इज़बे, जो कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के एनालिस्ट कंसिडर किए जाते हैं। उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है अफ़गानिस्तान द ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर्स, उनके अंदर उन्होंने लिखा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर
जो कुछ भी हुआ है वो इन्वेडिंग फोर्सेस की अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। इस भी जो है वो इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानीज़ हैं वो इतने पावरफुल नहीं हैं, जिसका यानी कि मतलब ये है कि जो ऊपर जो फोर्सेस इन्वेडिंग करती हैं उनको अफ़गान लोगों का सामना नहीं होता, बल्कि अफ़गानिस्तान जियोग्राफिकली बजाते खुद एक डिफ़िकल्ट जगह के ऊपर लोकेटेड है। ये मुल्क एक बहुत कम्प्लेक्स कंट्री है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है, जिसके अंदर डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड है और जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ यानी कि उसको कोई समुद्री हदूद नहीं मिलती। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद चाहे सोवियत यूनियन हो, ब्रिटेन हो या यूएस हो, कोई भी एम्पायर जो है वो इस अफ़गानिस्तान की फ्लेक्सिबिलिटी को समझ ही नहीं पाई। लिहाजा वो ख़ुद चल कर तो आए थे यहाँ से, लेकिन वो इसकी कम्प्लेक्सिटी को समझ ही ना सके और यूँ उनको हार का सामना करना पड़ा। इसमें यह भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान को जो है वो कंकर करना इम्पॉसिबल है, तो ये एक बिल्कुल गलत जुमला है। अफ़गानिस्तान को कंकर करना आसान है, मतलब जिसकी मिसालें हमें पहले भी मिलती हैं, जैसे ईरानियंस, मंगोल्स या अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान को कंकर किया है। लेकिन ये हकीकत है कि अफ़गानिस्तान को कंकर करने की जो कीमत है वो बहुत भारी है और इस कीमत को चुकाना हर एक के बस में बात नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारी ब्रिटिश एम्पायर की, जिससे हमने 1947 के अंदर आज़ादी हासिल की, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने। ब्रिटिश एम्पायर की बात करें तो 19वीं सदी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर अफ़गानिस्तान जो है वो एक टग ऑफ वार बना हुआ था बिटवीन टू एम्पायर्स, बिटवीन ब्रिटिश और बिटवीन रशियन एम्पायर्स, ताकि इन दोनों टग ऑफ वार का ये इरादा था कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करके अपनी जो स्टेबिलिटी है वो सेंट्रल एशिया के अंदर बढ़ा सकें। लिहाजा दहाइयों तक इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रहे हैं बिटवीन रशिया और बिटवीन ब्रिटेन। लेकिन इवेंचुअली हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने इस जंग को जीता और उसने इसकी एक भारी कीमत जो है वो अदा की थी। ब्रिटेन ने सबसे पहले यानी कि ब्रिटेन ने टोटल 3 मरतबा इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान के अंदर। 1839 से 1919 के दरमियान 3 मरतबा ब्रिटेन ने इन्वेड किया था और कहा जाता है कि ब्रिटेन तीनों मरतबा जो है वो नाकाम ही हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं पहली अफ़गान यानी कि एंग्लो अफ़गान वार की। पहली एंग्लो अफ़गान वार में बरतानिया ने कैप्चर किया काबुल को 1839 में, यानी कि पहला हमला 1839 में हुआ। लेकिन ब्रिटेन जो है, बिकॉज ब्रिटेन थॉट रशिया वुड कैप्चर काबुल बिफोर इट टुक टू स्टेप इन, यानी कि ब्रिटेन को ये डर था कि अगर उसने अफ़गानिस्तान यानी काबुल के ऊपर हमला पहले ना किया तो रशिया जो है वो काबुल को कब्ज़ा लेगा और यूँ उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में बढ़ जाएगा। लिहाजा ब्रिटेन को यहाँ से एक भारी जो यानी कि हार है, डिफ़ीट का सामना यहाँ से करना पड़ा। क्योंकि वजह क्या बनी कि बहुत सारे ऐसे कबाइल जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो गए, जिसने दुनिया की पावरफुल मिलिट्री यानी कि ब्रिटेन की पावरफुल मिलिट्री को एक बिल्कुल छोटे छोटे नॉर्मल वेपन्स के ज़रिए उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसके 3 साल के बाद यानी कि इन्वेजन के 3 साल के बाद आखिरकार नाकामी की हालत में 6 जनवरी 1842 को बरतानिया को वहाँ से लौटना पड़ता है और हालत कुछ यूँ हो जाती है कि सिर्फ बरतानिया का एक शहरी ज़िंदा वापस जा पाता है टोटल 16,000 सोल्जर्स में से। यानी कि 16,000 सोल्जर्स जिन्होंने जलालाबाद के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए जो कि बरतानिया की एम्पायर से निकले थे, उनमें से सिर्फ एक फ़ौजी जो है वो वापस जा पाता है इन 3 सालों में। यानी कि 1839 में हमला होता है और 1842 में इसको वापस आना पड़ता है, इतना ज़्यादा नुकसान जो है वो उठा के। इस भी जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि इस जंग ने बरतानिया को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था, इसकी एक्सपेंशन को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और इसका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुआ, क्योंकि लोग जो हैं वो जान चुके थे कि बरतानिया जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। फिर अगली 4 दहाइयों तक बरतानिया जो है उसने कई बार कोशिशें की कि वो यानी कि 4 दहाइयों के बाद यानी कि 40 साल के बाद 1842 से आगे 40 सालों के बाद बरतानिया ने फिर कोशिश की कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करेगा, लेकिन इस बार उसे थोड़ी सी कामयाबी जो है वो हासिल हो गई और यूँ बरतानिया के लिए अफ़गानिस्तान जो है वो एक प्रोटेक्टेड
स्टेट बन गया। बरतानिया ने जब दूसरी मरतबा हमला किया तो एंग्लो अफ़गान वार जो सेकंड हुई वो 1878 से 1880 तक रही थी। लेकिन यहाँ पर बरतानिया ने एक बड़ा अच्छा खेल खेला। उसने क्या किया कि उसने कोई अपना बरतानिया का मिनिस्टर वहाँ पर रखने की बजाय, यानी कि उसने काबुल के अंदर कोई ब्रिटेन रेजिडेंट रखने की बजाय उसने क्या किया कि ब्रिटिश एम्पायर का इलेक्ट किया हुआ एक नया अफ़गान अमीर, यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर से ही एक उनके लीडर को चुना और उसको अपने इन्फ्लुएंस के तौर पर वहाँ पे खड़ा कर दिया और अपनी फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ कर लिया। फिर 1919 तक जो है वो सिलसिला यूं ही चलता रहता है और 1919 में एक नए अमीर जो हैं वो अपने आप को बरतानिया के इन्फ्लुएंस से फ्री डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन फिर 1919 में जब वो अपना इन्फ्लुएंस बरतानिया से ख़त्म करवा लेते हैं तो बरतानिया तीसरी अफ़गान वार में चला जाता है। यूं थर्ड एंग्लो अफ़गान वार शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और भी होती है कि 1919 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया के अंदर शुरू हो चुका होता है और इस वक्त वर्ल्ड वार वन जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और बरतानिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती है, यानी कि ब्रिटेन अब रशिया की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका होता है। और यूं रशिया जो है वो रशिया कमज़ोर होने की वजह से अब बरतानिया का जो इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर वो भी उसका इंटरेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो जाता है। लिहाजा सिर्फ 4 महीने की जंग के बाद, यानी कि 1919 में सिर्फ 4 महीने की जंग के बाद बरतानिया आखिरकार 1919 में ही अफ़गानिस्तान को फ्री कर देता है। हाउएवर जो कुछ भी कहा जाए यूके जो है वो ऑफिशियली तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर कभी भी मौजूद नहीं रहा, लेकिन उसने फिर भी अपने विड्रॉ करने के बाद भी वहाँ पर कई सालों तक अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने की कोशिश जारी रखी है। फिर आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 के ऊपर जब सोवियत यूनियन ने यहाँ पर हमला किया साल 1920 के अंदर अमीर अमानुल्लाह ख़ान की हुकूमत जो है वो शुरू हो जाती है। अमीर अमानुल्लाह ख़ान बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं अपने कंट्री को। वो ऐसी लिबरल पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाते हैं कि जिसमें औरतों को बुर्का पहनने की पाबंदियों से हटा दिया जाता है, यानी कि जिसका दिल है पहने, जिसका दिल है ना पहने। उनके इन रिफॉर्म्स की वजह से कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं या कुछ रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और यूँ एक सिविल वार की सूरत हाल अफ़गानिस्तान में बन जाती है। ये टेंस की जो सिचुएशन है, यानी कि इस तरह की सिचुएशन वो दहाइयों तक चलती है और यूँ 1979 के अंदर सोवियत यूनियन की बैक्ड गवर्नमेंट, यानी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ हो जाती है और सोवियत यूनियन उसको बैकअप देने के लिए अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर देता है। लिहाजा इस हमले के बाद बहुत सारी मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती हैं और वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाती हैं। इन मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा और वेपन्स मिलते हैं वो अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया की तरफ से इनको पैसा फ्राहम किया जाता है। और रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स करता है ग्राउंड के ऊपर भी और एयर स्ट्राइक्स भी करता है और बहुत सारे विलेजेस को, बहुत सारी फसलों को वो तबाह कर देता है इस इन्वेजन के अंदर, यानी कि 1979 के हमलों के अंदर। और यूँ वो मतलब ये समझता है कि जो जो चीज़ें प्रॉब्लम बना रही हैं उनको वो ख़त्म करता चाहे। हालांकि हकीकतन उसने कई वहाँ पर मसाइल को जन्म दिया था, मुख्तलिफ़ किस्म के गाँव को तबाह करके और वहाँ की फसलों को तबाह करके, क्योंकि इसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है वो मजबूर हो गई थी कि वो या तो अपने घरों को छोड़ दे या वो मरने के लिए तैयार हो जाए उन्हीं इलाकों के अंदर। लिहाजा इन अटैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा अफ़गान शहरियों को। तकरीबन 15 लाख अफ़गान शहरी इस जंग के अंदर मारे जाते हैं, 50 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ बनते हैं और पाकिस्तान में भी यही रेफ्यूजीज़ आज तक जो हैं वो मौजूद हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि सोवियत यूनियन की जो आर्मी होती है उसको यूँ लगता है कि वो कामयाब हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े शहर और बड़े कस्बे होते हैं वहाँ पर उसका कंट्रोल आ चुका होता है, लेकिन जो देहाती इलाके होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर मुजाहिदीन अभी भी फ्रीली तौर पर घूम रहे होते हैं। सोवियत आर्मी बहुत कोशिश करती है कि वो हर तरह का एक्सट्रीमिज़म जो है वो उसको ख़त्म करे, लेकिन आखिरकार जो गुरेला सोल्जर्स होते हैं, यानी कि जो मुजाहिदीन की आर्मी होती है, वो हमेशा उन अटैक्स से बच जाती है। और आखिरकार इस जंग के अंदर यानी कि खीता चानी के अंदर ये जो पूरे का पूरा मुल्क है
अफ़गानिस्तान वो इस जंग के अंदर तबाह हो जाता है। और फिर एट द सेम टाइम यानी कि वक्त गुज़रते गुज़रते 1988 आ जाता है और सोवियत यूनियन के लीडर माइकल गोर्बाचेव इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि रशिया अब इस सूरत हाल में नहीं है कि वो इस जंग को मज़ीद आगे कंटिन्यू रख सके, लिहाजा वो अपनी इकॉनमिक सिचुएशन के बदलते हुए वहाँ से विड्रॉ करने का फ़ैसला करते हैं और यूँ जिनेवा एकॉर्ड होता है 1988 के अंदर। 1988 में जब सोवियत यहाँ से विड्रॉ कर जाता है तो इसके बाद सोवियत कभी भी अपनी उस पहले वाली इमेज को रीस्टोर नहीं कर पाता और ये अफ़गानिस्तान की जो जंग है ये सोवियत यूनियन के लिए एक किस्म की वियतनाम वार कंसिडर होती है, जिस तरह 1975 के अंदर वियतनाम वार के अंदर यूएस हारा था, इस तरह अब 1988 में सोवियत यूनियन वहाँ से हार के निकल रही है और ये चीज़ सोवियत यूनियन के लिए बहुत महंगी भी साबित होती है और बहुत शेमफुल भी साबित होती है। लिहाजा यही कहा गया कि अपनी फुल फोर्स के बावजूद भी सोवियत यूनियन सिर्फ लोकल गुरेला फाइटर्स से जो है वो हार गई है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सोवियत यूनियन की ये वाली गलती एक बहुत बड़ी गलती कंसिडर की जाती है और फिर 1991 के अंदर सोवियत यूनियन आखिरकार डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है अमेरिका की। अमेरिका जो है बरतानिया और सोवियत यूनियन के हारने के बाद अमेरिका की बारी आती है, जो कि 9/11 के अटैक्स के बाद अमेरिका वहाँ पर मतलब अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करता है ताकि वहाँ पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जा सके और अलकायदा को अफ़गानिस्तान से निकाला जा सके। लेकिन इन एम्पायर्स के हारने की तरह यूएस को भी जल्द ही इस बात का रियलाइज़ हो जाता है कि वो भी वहाँ पर कामयाब नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर भी जब यूएस वहाँ पर पहले अटैक करता है तो शुरू में उसको भी कामयाबी मिलती है कि वो बहुत जल्द काबुल के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है और तालिबान बहुत जल्दी वहाँ से सरेंडर करके चले जाते हैं। फिर 3 सालों के बाद एक नई अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो सेटअप की जाती है, लेकिन तालिबान के अटैक्स जो हैं वो जारी रहते हैं। बराक ओबामा जो हैं वो इन चीज़ों को ख़तरा भांपते हुए तालिबान के अटैक्स को काउंटर करने के लिए 2009 के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स की तादाद को बढ़ा देते हैं ताकि तालिबान को ओवरटेक किया जाए। लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे तक नहीं चलता और 2014 तक बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के बाद, यानी कि 2001 के बाद सबसे ज़्यादा खून जो है वो 2014, 15 और 16 के अंदर बहा था। इसके बाद 2014 में जो नाटो की फोर्सेस हैं वो ये फ़ैसला करती हैं कि अब वो ये वहाँ से जा रही हैं और अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अफ़गान आर्मी के यानी कि स्पुर्द ही वो करके जाएंगे। लिहाजा जब यहाँ से यानी कि 2014 के अंदर नाटो की फोर्सेस विड्रॉ करती हैं तो तालिबान को एक थोड़ा सा सहारा मिलता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ ही क्यों ना हो। और फिर नेक्स्ट साल जो है यानी कि अगले चंद सालों के अंदर अफ़गान तालिबान जो हैं वो सुसाइड बॉम्बिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, कि जिसके अंदर जो है वो काबुल की पार्लियामेंट के ऊपर हमला या काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर हमला सबसे मशहूर हमलों में शामिल हैं। इसके बाद यानी कि जो राइटर हैं इज़बे, उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अमेरिका ने इस हमले में गलत की थी। उन्होंने कहा था कि इसके बावजूद कि अमेरिका ने वहाँ पर मिलिट्री बहुत ज़्यादा भेजी, उसने वहाँ पर डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा की, लेकिन एक मसला जिसके ऊपर उसने तवज्जो नहीं दी या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी वो ये थी कि वो पाकिस्तान को नहीं रोक सकी कि वो मतलब प्रॉक्सी वार जिस तरह की पाकिस्तान खेलता आया है। यानी कि उनके नज़दीक पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एजेंसी ISI जो है वो यानी कि अमेरिका से भी सपोर्ट हासिल करती थी और अमेरिका की हुई सपोर्ट जो है वो अफ़गान तालिबान को जो है वो देती थी और अफ़गान तालिबान दोबारा अमेरिका के ऊपर हमला करते थे। और इस सारे सर्कल को जो है वो अमेरिका समझ ही नहीं पाया और यूँ वो इसको यानी कि ये उसका सबसे ख़तरनाक वेपन उसके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हुआ और बड़ा कामयाबी से इस्तेमाल हुआ और उसको पता भी नहीं चल सका।
फिर उसके बाद आती है ओवरकास्ट वार, यानी कि इस जंग की कीमत अमेरिका को बहुत भारी चुकानी पड़ती है। कहा जाता है कि सोवियत वार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, जबकि अमेरिकन वार जो है वो बहुत मुश्किल भी थी और एक्सपेंसिव भी थी। सोवियत यूनियन की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन हर साल $2 बिलियन उसका ख़र्चा आता था अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने के बाद, यानी कि 1988 के अंदर जब उसने हमला किया, 1979 में जब उसने हमला किया और 1988 तक 11 सालों तक वो वहाँ रहा, तो हर साल तकरीबन $2 बिलियन उसकी कास्ट जो है वो उसको पड़ती थी। लेकिन अमेरिका की कास्ट उस वक्त हैरान कुन हो गई कि 2010 और 2012 के दरमियान, यानी कि इन 3 सालों में अमेरिका को $100 बिलियन पर ईयर जो है वो उसको वहाँ पर स्पेंड करने पड़े अपने मिलिट्री बजट को यानी कि मेंटेन रखने के लिए। लेकिन जब यानी कि अगर मुकाबला किया जाए, जब काबुल जो है वो यानी कि गिर गया था, तो उसके बाद इसको कंपेयर किया जाता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही वाक़या पेश आया जिस तरह साउथ वियतनाम के अंदर जिस तरह अमेरिका के साथ 1975 में हुआ था। इसके बाद क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि विड्रॉ करने के बाद इसको काबुल को बाइडन का सेगन भी कहा गया था, और काफ़ी ज़्यादा जो कांग्रेस के यानी कि वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया कि इसके विड्रॉ करने के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी डिफीट जो है वो काबुल से निकलने की है। खैर जो भी हो, जो वहाँ पर यानी कि सीन बने हैं, इंटरनेशनल सीन बने हैं, उनको कभी भी जो है वो भूला नहीं जा सकता कि जिसमें लोगों का जहाज़ों से नीचे गिरना या मतलब बहुत सारे लोगों का काबुल एयरपोर्ट के बाहर रश के सूरत में मौजूद होना, ये तमाम सीन्स एक फेलियर साबित करते हैं अमेरिका के एक फेलियर का। सून आफ्टर जब तालिबान ने ऑक्यूपाई कर लिया काबुल को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफ़गानिस्तान के अंदर अब जन्म आगे लेगा और ले चुका भी है, जिसके नतीजे में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो हैं वो बेघर होंगे और हुए भी हैं। अब बात करते हैं ओपिनियन बेस की। अगर मीडियम टर्म के ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या तालिबान की रजीम को इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं कि बहुत से ममालिक उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर उनको एक्सेप्ट ना किया गया और अगर फिर 9/11 जैसा वाक़या एक पेश आ गया, तो फिर क्या कोई ऐसा मुल्क है जो इसके ऊपर दोबारा से रिस्क ले सके कि वो अब अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करेगा और एक मरतबा फिर ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर्स का वो हिस्सा बनेगा। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।